बड़े दिनों बाद भारतीय बाजार में आज गैप से बाजार ऊपर की तरफ खुलते हुए दिखे। 16,000 के बेहद करीब निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर भी अच्छी मजबूती के साथ 33,900 के आसपास मजबूती रही लगभग पूरे दिन भर अच्छी तेजी के साथ। और जितनी बार बाजार नीचे आए उतनी बार वापस चढ़कर ऊपर भी आते दिखे, यानी कि खरीदारी का मूड माहौल बिल्कुल फर्स्ट क्लास। 2 बजे अचानक से बाजार में फिर तेज बिकवाली होती दिखी, और क्यों पता नहीं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स मजबूत 200 पॉइंट के साथ ट्रेड करते हुए मजबूती के साथ, नैस्डैक फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर, यूरोप में मजबूती, कहीं कोई और खराबी नहीं, लेकिन उसके बावजूद तेज बिकवाली ऊपरी स्तरों से बाजार में होती दिखी। बिकवाली ऐसी कि 16,083 का हाई बनाने के बाद निफ्टी 15,800 के भी नीचे फिसला, यानी कि ऊपरी स्तरों से 300 पॉइंट निफ्टी निकल गया और बैंक निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट गिरता हुआ नजर आया। और ऐसे में पूरे के पूरे गेंस गंवाकर हफ्ते के आखिरी दिन भी बाजार कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए। नुकसान भले आपको छोटा दिख रहा हो कि अरे निफ्टी तो 30-40 पॉइंट ही गिरा है, लेकिन ऊपरी स्तरों से 300 पॉइंट गिरना, और वो भी ऐसे दिन जब बाकी सारे संकेत मजबूती के हों, मार्केट ओवरसोल्ड हो, एफआईआई की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एकदम कम हो, ग्लोबल संकेत अच्छे हों, हफ्ते के आखिरी दिन भी आप ऊपर ठहर न पाए, फिसल जाए, ये थोड़ी चिंता की बात तो जरूर है। हालांकि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या जो सुबह काफी मजबूत थी, बाजार बंद होते होते थोड़ी कम वो भी होती दिखी, लेकिन कह सकते हैं कॉन्फिडेंस की कमी। और आमतौर पर जो आप देखते हैं ना कि मंदी के बाजार में जब कोई बड़ा उछाल पहली बार आता है तो उस उछाल में ट्रेडर्स बिकवाली करने के बारे में, अपनी पोजीशन कम करने के बारे में सोचते हैं, और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। और बैंक निफ्टी की कमजोरी क्लोजिंग तो बेहद कमजोर, बेहद खराब मानी जाएगी। तो ये था एडिटर स्टेक, और अब शुक्रवार के बाजार का पूरा एक्शन बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है अरमान नाहर। बताइए अरमान। पूरे हफ्ते हमें मार्केट में अच्छा खासा पैनिक देखने के लिए और सेल ऑफ देखने के लिए मिला। हालांकि जो आज के जो मार्केट थे शुरुआत अच्छी करी, और अगर बीच में देखेंगे बीच में भी मार्केट अच्छा खासा उछाल ले रहा था, पर जैसे ही ऊपरी स्तरों पे आया वहां पर अच्छी खासा दबाव देखा और अंत में आते आते नेगेटिव में क्लोज हुआ। अगर आप टॉप निफ्टी लूजर्स की बात करेंगे तो टॉप निफ्टी लूजर्स में आपको हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू स्टील, भारती एयरटेल, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक आपको इस सूची में दिखेंगे जो टॉप निफ्टी लूजर्स की सूची में रहे। उसके अलावा अगर आप लूजर्स देखेंगे तो उसमें आपको हेटसन एग्रो, गुजरात नर्मदा, वैली फर्टिलाइजर्स और वेदांता जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर अच्छा खासा कट देखा गया। जो निफ्टी मेटल अगर देखेंगे तो निफ्टी मेटल में अच्छा खासा प्रेशर देखा गया। अब कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? एसबीआई नतीजों के चलते फोकस में रहा, हनीवेल ऑटो जिसके नतीजे काफी खराब आते हुए दिखे। अगर टाटा मोटर्स देखें, टाटा मोटर्स के भी नतीजे के कारण फोकस में रहा। पूना वाला फिनकॉर्प, मैट्रिमनी ने बहुत ही बढ़िया बायबैक प्राइस का अनाउंसमेंट करा 1150 के, जो कि मौजूदा भाव के हिसाब से लगभग 70% प्रीमियम पर था। अब टॉप निफ्टी गेनर्स कौन कौन से थे उस सूची में आपको नाम दिखेंगे। सन फार्मा, M&M, HUL और टाइटन ऐसे स्टॉक्स थे जो टॉप गेनर्स की सूची में थे। अब निफ्टी के अलावा दूसरे गेनर्स कौन कौन से थे? दूसरे गेनर्स में आपको दिखेगा पीबी फिनटेक, टाटा एलेक्सी, IFB इंडस्ट्रीज, नजारा टेक्नोलॉजी। जो न्यू एज कंपनीज हैं उनमें थोड़ा बहुत बहुत पिटाई हो चुकी है ऑलरेडी, तो थोड़ा बहुत उनमें आज भी उछाल देखा गया। ओवरऑल देखें अगर तो ये पूरा सप्ताह और आज का दिन भी अच्छा खासा सेल ऑफ देखना गया। हर जगह आप भले मिड कैप देखिए, स्मॉल कैप देखिए, निफ्टी देखिए, सभी जगह अच्छा खासा सेल ऑफ मार्केट में देखने को मिला। ऑलराइट, तो अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। FIIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 3,780 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, और DIIs यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 3,169 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर जी, जिनसे हम जानेंगे कि कल पोजिशनल और जो सोमवार को और आने वाले समय में पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए किस शेयर में एक्शन दिखेगा। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बताइए सर, सबसे पहले तो अगले हफ्ते के लिए कोई पिक आपकी जो पसंदीदा हो। दीपक, जो पोजिशनल पिक हमको पसंद है वो ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा रहेगा। आज भी स्टॉक काफी स्ट्रांग था और मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस करीबन 889 है। यहाँ पे हम 8 से 10 दिन का अगर कोई टाइम फ्रेम लेता है तो यहाँ पे खरीदने की राय देंगे। यहाँ पे हमको एक 935 940 का एक मीडियम टर्म 8 से 10 दिन का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है, और यहाँ पे 864 का आप एक स्टॉप लॉस लगाइए। हमको लग रहा है कि ऑटो स्पेस में जिस प्रकार से अभी ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं,
ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जो आपको अच्छी खासी कमाई दे सकता है, तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल पिक है 8 टू 10 डेज का। यहाँ पे स्टॉप लॉस 864 और टारगेट 940। और जरा ओवरऑल मार्केट का आप हाल बताइए सर, जिस तरह की हमने देखा कि बिकवाली का दौर चल रहा है, अब आगे चाल किस तरह की देखते हैं? कब तक, आज तो चलते चलते फिसल गया, अब संभलने के कोई आसार? दीपक, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स अभी एक थोड़े समय के लिए नेगेटिव बायस से ही चलेंगे, क्योंकि आज हमने देखा कि सुबह मार्केट बहुत ही अच्छी तरह से गैप अप ओपनिंग कर दी। दोपहर तक सब कुछ ठीक था। 2 बजे के बाद बिकवाली शुरू हुई और जो भी गेन सुबह के थे वो पूरी तरह से नेगेट हो गए। तो ये बात हमको क्लियरली दिखती है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस है और 2-3 ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स है, जैसे कि डॉलर इंडेक्स अभी भी 20 साल की ऊंचाई पे चल रहा है। तो ये जब तक ऊंचाई पे चलेगा, डॉलर एप्रिशिएट होगा, रुपया वीक होगा और एफआईएस पैसा निकालेंगे। दूसरी बात, इन्फ्लेशन का फिकर अभी काफी सिग्निफिकेंट है, अभी भी पूरा इम्पैक्ट कॉर्पोरेट्स के नंबर्स पे आया नहीं है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के एफआई फ्लोज अभी हो रहे हैं, अगर यही तरीके से पैसा बाहर निकलते गया तो डेफिनेटली मार्केट को थोड़ा चलने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी भी थोड़ा सा एक नेगेटिव बायस से ही काम करेंगे। आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यूज करना है। अच्छी कंपनीज में आप निवेश करिए, थोड़ा सा लंबा समय के लिए टाइम फ्रेम रखिए, क्योंकि इस समय आपको अच्छी कंपनीज अच्छे डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिल रही है। हमारा मानना है कि 15,600 15,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो तब तक मेरे ख्याल से मार्केट्स ये वोलेटाइल रहेगा। आई मीन स्टॉक्स पे ही ज्यादा फोकस करना अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। बिल्कुल, अच्छी कंपनियों में निवेश का ये शानदार मौका है जिससे चूकना नहीं है। लेकिन सर, स्टॉक कौन सा? लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आपने बोली, तो एक लॉन्ग टर्म पिक आपकी जहां पर अभी निवेश करें और भूल जाएं। दीपक, लॉन्ग टर्म के लिए हमको लग रहा है कि गोदरेज एग्रोवेट नाम की कंपनी है जो गोदरेज ग्रुप ओन करती है। इस कंपनी में सबसे बड़ी खासियत है कि ये प्योर एग्री प्ले है। एनिमल फीड्स, फिर क्रॉप प्रोटेक्शन, डेयरी एज वेल एज पाम ऑयल बनाती है। कंपनी ने बहुत ही बढ़िया नंबर्स FY22 के लिए पेश किए हैं। करीबन 8,300 करोड़ का रेवेन्यू, 665 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और करीबन 400 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पिछले साल के मुकाबले में बहुत अच्छा है। डिविडेंड पे आउट भी करीबन 45% है। सबसे बड़ी बात हमको लग रहा है कि पाम ऑयल की जो कीमतें बढ़ी है, इसका फायदा कंपनी को मिलेगा, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी पाम ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये है। इंडोनेशिया ने जो बैन लगाया, इसका इम्पैक्ट इनको पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। हालांकि ये 1-2 क्वार्टर के लिए होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एडिबल ऑयल के पूरे पूरे मिक्स में। सबसे बड़ी बात, एनिमल फीड्स और क्रॉप प्रोटेक्शन का जो धंधा है वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इनफैक्ट इनकी सब्सिडी है एस्टेक लाइफ साइंसेज, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से 500-501 रुपया का अभी जो स्टॉक चल रहा है, 575-580 के हाई से ये नीचे आ गया है। मार्केट सेंटिमेंट खराब है, इससे नीचे आया है, तो ये जरूर खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि अगर 6 से 12 महीने की अवधि हम एज्यूम करते हैं और टाइम फ्रेम रखते हैं, तो करीबन 600 रुपया का एक मीडियम टर्म टारगेट मिल सकता है। तो ये मेरी तरफ से एक वैल्यू पिक है जो इस लेवल पे काफी अट्रैक्टिव लग रही है। ऑल राइट सर, और अब करते हैं रुख उन स्टॉक्स का जिनमें आगे एक्शन दिख सकता है। इन शेयरों में निवेशकों को क्या करना चाहिए, इस पर देते हैं राय। पहला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके नतीजे आए हैं। बैंक ने 1046 करोड़ घाटे के मुकाबले 1780 करोड़ का मुनाफा कमाया है। बैंक के नेट और ग्रॉस एनपीए में भी काफी कमी आई है। अविनाश जी, इसमें क्या सलाह होगी आपकी? दीपक, इसमें मुझे लग रहा है कि निवेशकों को डेफिनेटली ये स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। देखिए, नंबर्स सारे पैरामीटर्स पे अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक हो चुकी है। इनका प्रॉफिट भी पिछले लॉस के हिसाब से अच्छा आ जाए। ओवरऑल जो अभी नेगेटिविटी बैंक निफ्टी और बैंकिंग में आई है, वो इसलिए है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत डिमांड शॉर्ट टर्म में कॉम्प्रेस होगा, बट हमको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल जब बढ़ती है तभी एसेट क्वालिटी बैंकों की अच्छी होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी ओवरऑल जो एसेट क्वालिटी का पिक्चर है वो बहुत अच्छा है। अगर 6 से 12 महीने की अवधि की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 130-140 का प्राइस कंफर्टेबली निवेशकों को मिल सकता है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, क्योंकि मार्केट्स में वोलेटिलिटी रहेगी तो ये स्टॉक में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म में आपको दिख सकती है। ऑल राइट, और दूसरा शेयर है टेक महिंद्रा। इसका कंसोलिडेटेड मुनाफा अगर आप देखें तो 1368 करोड़ से बढ़कर 1510 करोड़ हो गया है। कंसोलिडेटेड आय अगर आप देखेंगे तो 11451 करोड़ से बढ़कर 12120 करोड़ हो गई है। क्या करना चाहिए अविनाश जी? देखिए, आईटी शेयर्स में हमने काफी बिकवाली देखी है, लेकिन इधर हम एक बात को भूलना नहीं चाहिए कि ये सारे आईटी कंपनीज डॉलर्स कमाते हैं और कोई इंपोर्ट नहीं करता। तो इनके लिए आगे का जो रोड मैप है वो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि जितना रुपया डिप्रिशिएट होता है, आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में इनके मार्जिन में पॉजिटिव इजाफा होना चाहिए।
सबसे बड़ी बात इनविजिबल एक्सपोर्ट जो सर्विस एक्सपोर्ट्स होता है, यहाँ पे आईटी कंपनीज इंडिया की बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। ओवरऑल 5G का जो रोल आउट है वो टेक महिंद्रा को बहुत बेनिफिट करेगा क्योंकि ये टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़े प्लेयर है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक पकड़ के रखिए, इस नतीजे के बाद स्टॉक में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा क्योंकि नंबर्स मेरे ख्याल से ठीक-ठाक है। आगे का जो अगला साल है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहता है या ऑलरेडी पोज़ीशन है, तो उनको होल्ड करना चाहिए। ओके सर, और अब इस शो में दर्शकों के लिए खास सेगमेंट, दर्शकों के सवाल जिसमें हम लेते हैं। हालांकि हम उन्हीं शेयरों को लेने की कोशिश करेंगे जिनमें आगे एक्शन देखने को मिल सकता है। अब कुछ दर्शकों के सवाल फटाफट से ले लेते हैं जिन्होंने हमें सोशल मीडिया, हमारे जो पेजेस हैं या एसएमएस के जरिए भेजे हैं। सिद्धार्थ गौतम का सवाल सबसे पहले ले लेते हैं। करनाल से इन्होंने हमें व्हाट्सएप किया है। बंधन बैंक पर इनका सवाल है। अविनाश जी, 412 शेयर है इनके पास 270 के भाव पर, और आज तो बैंक ने नतीजे भी जारी किए हैं। मुनाफा 103 नहीं, मुनाफा जो बढ़ा है वो मैं जरा फटाफट से देख लेता हूं। 103 करोड़ से बढ़कर 1902 करोड़ हुआ है। क्या आप राय देंगे सर? देखिए, पहली बात तो ये जो मुनाफे की राइज है वो इसलिए क्योंकि पिछले क्वार्टर में इन्होंने काफ़ी बड़ी प्रोविज़निंग की थी कोविड के लिए। अभी इस बार प्रोविज़निंग की ज़रूरत नहीं है, तो ओवरऑल नंबर्स आपको और सभी को अच्छे लग रहे हैं, बट ओवरऑल एसेट क्वालिटी का आंकड़ा भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। और हमको लग रहा है कि माइक्रो फाइनेंस बिज़नेस में अभी वापस नॉर्मल सी आई है, कोविड का इम्पैक्ट अभी नहीं दिखेगा, प्रोविज़न नहीं लगेंगे। और डेफिनिटली हाउसिंग फाइनेंस का जो पार्सल उन्होंने जो पहले खरीदा था एचडीएफसी के ग्रुप कंपनी से, वो भी उसका भी फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। तो इनका बाइंग प्राइस भी काफ़ी अच्छी है। मेरे ख्याल से कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। यहाँ पे हम समझते हैं कि और भी अच्छी अपसाइड के लिए जगह है। तो ये डेफिनिटली स्टॉक में इनको बने रहना चाहिए। बैंक में पवन काकड़िया जी का सवाल ले लेते हैं। सूरत से इन्होंने भेजा है। टाटा मोटर्स पर अविनाश जी इनका सवाल है। 300 शेयर है इनके पास 425 के भाव से, और आज घाटे में कमी से शेयर निफ्टी का टॉप गेनर भी रहा है सर। नतीजों के बाद हमने देखा कि 10% का उछाल भी रहा। क्या राय आपकी रहेगी पवन जी के लिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि इनका नज़रिया अगर कम से कम 12-15 महीने है, तो एक बात तो यकीन से मैं कह सकता हूँ कि ऑटो सेक्टर में अभी ग्रीन शूट्स शुरू हो चुके हैं। कमर्शियल व्हीकल का बिज़नेस डोमेस्टिकली तो अच्छा कर ही रहा है, लेकिन जेएलआर का बिज़नेस भी हमको लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने में बहुत अच्छी तरह से चलेगा। रही बात कंपनी की अर्निंग्स के लिए, तो हो सकता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ एफवाई 23 थोड़ा चैलेंजिंग रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ एफवाई 23 में कंपनी मुनाफे में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट ₹450 का है, तो यहाँ पे बने रहे, और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि इस प्राइस से और भी अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बन सकते हैं। तो यहाँ पे बिकवाली मत करें, यहाँ पे होल्ड करें। थोड़ा-सा और स्टॉक कम से कम 6-8 मंथ्स में बढ़ेगा, और ऑब्वियसली एफवाई 23 का आउटलुक पिछले साल के मुकाबले में अच्छा लग रहा है। ओके, फटाफट से अनिल शर्मा जी का भी ले लेते हैं सवाल। शिमला से इन्होंने हमें भेजा है कि एसबीआई के 66 शेयर हैं, भाव लिया है इन्होंने सर 434 का। इनके लिए क्या राय रहेगी? देखिए, आज एसबीआई के नतीजे आ गए, बहुत ही उम्दा नंबर आ गए। करीबन 40% का प्रॉफिट बढ़ा है, एसेट क्वालिटी भी ठीक-ठाक हो गई है, और मुझे लग रहा है कि देखिए अभी बैंकिंग सेक्टर एक ऐसे राइजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल में काम करेगी। 4 साल का सॉफ्ट इंटरेस्ट पॉलिसी खत्म हो चुकी है, तो जब भी इंटरेस्ट रेट साइकिल बढ़ती है तभी बैंकों को उसका काफ़ी फ़ायदा होता है। एसबीआई कंट्री की सबसे बड़ी पीएसयू बैंक है, तो ऑब्वियसली इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल से अगर नज़रिया 6 से 12 महीने है, तो ये प्राइस जो उन्होंने खरीदी है बहुत ही अच्छी प्राइस है। यहाँ पे हमारा मानना है कि कम से कम 550 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। यहाँ पे ज़रूर इनको फ़ायदा होगा, पर टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए।